तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के करीब 9 बजे मैंने अलीगढ़ से ट्रेन पकड़ी डाबा जाने के लिए। दरअसल मेरे दोस्त की शादी थी और उसी के कहने पर मैं उसके गांव डाबा जा रहा था। रात के तकरीबन 12 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। अभी ट्रेन रुकी ही थी कि कुछ पैसेंजर नीचे उतरने लगे। इसी बीच मेरे फोन की रिंग बजी। जब मैंने फोन देखा तो मैंने पाया कि आशीष का कॉल है। कॉल पर जब बात हुई तो उसने पूछा कि तुम अभी कहां पर पहुंचे हो, जिस पर मैंने ट्रेन की खिड़की से बाहर की ओर झांकते हुए बोला, यार ये कोई कुरेला स्टेशन है जहां अभी ट्रेन रुकी हुई है। मेरे इतना बताते ही आशीष ने कहा, इसका मतलब है कि तुझे अगले स्टेशन पर उतरना है। और ये बोलकर आशीष ने कॉल काट दिया और मैंने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। और जैसे अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैं उतर गया। मेरी ट्रेन से उतरने के महज 2 मिनट बाद ही ट्रेन भी वहां से रवाना हो गई और वहीं मैं आशीष के आने का अब वेट करने लगा। पर तकरीबन 5 से 6 मिनट बीत जाने के बाद भी आशीष वहां पर नहीं पहुंचा तो मैंने उसे कॉल करने की सोची। पर जब मैंने कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला तो मैंने पाया कि मेरे मोबाइल में सिग्नल ही नहीं है। मोबाइल में सिग्नल ना देखकर मैं स्टेशन के आसपास घूमने लगा, ये सोचकर कि कहीं किसी कोने में मोबाइल को सिग्नल मिल जाए। पर ना जाने क्यों पूरे स्टेशन पर सिग्नल कहीं भी नहीं मिल रहा था। और इसी बीच मैंने गौर किया कि स्टेशन पर मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी भी नहीं है। मतलब कि वो स्टेशन पूरा सुनसान हो रखा था। मतलब ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं कुछ सोचने के बाद उस स्टेशन से बाहर आने के लिए स्टेशन के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ा। अभी मैं उस ओर जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो एक दीवार के पीछे सो रहा था। फिर मैं उस आदमी के पास गया और उस आदमी से बोला, अरे भाई साहब। अभी मैंने इतना बोला ही था कि वो आदमी अपनी आंखें मीचते उठा और मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगा। वो आदमी मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। फिर जब मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब यहाँ आसपास कोई फोन मिल जाएगा, मुझे एक कॉल करना था। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी की नजर मेरे हाथ में लगे मोबाइल पर गई। मेरे हाथ में मोबाइल देखते ही उस आदमी ने अपनी भारी भरकम आवाज में बोला, तुम्हारे पास तो मोबाइल है, फिर तुम्हें फोन क्यों चाहिए। उसके ये कहते ही मैंने कहा, अरे भाई साहब वो क्या है कि मेरे मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा है, इसलिए आपसे दूसरे फोन की बात कर रहा था। मेरी बात सुनने के बाद वो आदमी कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कुछ सोचने के बाद बोला, अभी इस वक्त तो कोई दूसरा मोबाइल तो नहीं मिल पाएगा, पर कुछ आगे जाने के बाद मोबाइल का नेटवर्क जरूर मिल सकता है। पर ध्यान रहे कि आप चलते चलते नदी के करीब मत पहुंच जाना, नहीं तो फिर कभी वापस नहीं आ पाओगे। ये बोलकर वो आदमी फिर से सो गया और वहीं मैं वहां पर खड़ा खड़ा ये सोचने लगा कि आखिर आशीष अभी तक स्टेशन क्यों नहीं पहुंचा। और ये सोचते हुए मैं स्टेशन से बाहर निकला। स्टेशन के बाहर भी गहरी खामोशी पसरी हुई थी। दूर दूर तक कोई हलचल तक नहीं थी। उस गहरी खामोशी में सिर्फ पानी की लहरों की आवाज ही सुनाई पड़ रही थी। मतलब कि स्टेशन के पास ही कोई पानी का स्रोत था। मैं अपना मोबाइल आसमान की ओर किए नेटवर्क की तलाश में चलते चलते स्टेशन से काफी दूर चला आया और मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं वापस से स्टेशन की तरफ जाने के लिए मुड़ा। अभी मैं मुड़ा ही था कि तभी मेरी नजर एक चाय की दुकान पर गई जो अभी भी खुली हुई थी। फिर जब मैं उस चाय वाले के पास पहुंचा तो उसे मोबाइल पर गाना सुनता देख मैं खुश हो गया। मैंने उस चाय वाले से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भाई साहब क्या मैं आपके फोन से एक कॉल कर सकता हूँ। मेरे इतना कहते ही उस चाय वाले ने पहले तो मुझे नीचे से ऊपर तक घूरा और फिर मुझे अपना मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया। मोबाइल फोन के मिलते ही मैंने झट से आशीष को फोन मिलाया पर वो कॉल लगा ही नहीं। मैंने दोबारा कोशिश की पर इस बार भी फोन नहीं लगा। अभी मैं तीसरी बार कॉल लगाने जा रहा था कि वो चाय वाला हंसते बोला, अरे भैया एक बार ये तो देख लो कि फोन में नेटवर्क है भी या नहीं। उसके इतना कहते ही जब मैंने मोबाइल के नेटवर्क वाले सिग्नल पर गौर किया तो वहां क्रॉस का साइन था। मतलब कि उस मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। मोबाइल में नेटवर्क ना देखकर मैं चाय वाले से बोला, क्या भैया जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं था तो साफ साफ मना कर देते ना, ऐसे मजे लेने की क्या जरूरत थी। मुझे गुस्से से झुंझलाया देख वो चाय वाला बोला, भाई साहब यहाँ रात को नेटवर्क मोबाइल से ऐसे गायब हो जाता है जैसे सूरज आसमान से। अगर आपका कॉल करना इतना जरूरी है तो आप वो पीछे वाली नदी के पास चले जाइए, आपको वहां नेटवर्क मिल जाएगा। उस चाय वाले की बात सुनकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि इस बार भी वो मेरा मजाक बना रहा है। मैंने फौरन ही उसे जवाब देते हुए कहा, आप क्यों इस वक्त मेरी मजबूरी का मजाक बना रहे हो। अगर कोई मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम परेशान तो मत करो। और ये बोलकर मैं वहां से जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ा कि वो चाय वाला बोला, अरे भाई साहब आप तो बुरा मान गए,
आप जरा उस ओर देखो। फिर जब मैंने उस तरफ देखा जिधर वो इशारा कर रहा था, तो मैंने देखा कि उस ओर एक मोबाइल का टावर है। अभी मैं उस मोबाइल टावर की तरफ ही देख रहा था कि उस चाय वाले ने कहा, आपको वहां पर पक्का नेटवर्क मिल जाएगा, पर उन दोनों माँ बेटों से बचकर रहना। एक बार उन दोनों ने आपको देख लिया तो फिर आपकी जिंदगी का नेटवर्क भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वो चाय वाला अभी भी मस्खरी के मूड में था, पर इस बार मैंने उससे कुछ नहीं कहा, सिर्फ थोड़ा मुस्कुराया और उस ओर चल पड़ा जिधर वो मोबाइल टावर दिख रहा था। अभी मैं उस टावर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी चाय की खुशबू इतनी जबरदस्त आई कि एक पल को मेरा ध्यान उसके चाय की केतली की ओर चला गया। और वो चाय वाला भी ये भाप गया था, इसलिए उसने बिना मेरे कहे ही एक प्याली चाय मेरे को थमाते हुए कहा, भैया जी पहले गर्मा गर्म चाय पी लो फिर जाना। सामने भरी हुई चाय की प्याली को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं नाराज होते हुए भी चाय पीने बैठ गया। अभी मैंने चाय की पहली घूंटी ली थी कि तभी उस चाय वाले ने कहा, आपको पता है यहाँ पर मोबाइल के 3 टावर होने के बावजूद भी मोबाइल में नेटवर्क क्यों नहीं मिलता? चाय वाले की इस बात पर मैंने थोड़ी हैरानी भरी आवाज में कहा, यहाँ मोबाइल के 3 टावर होने के बाद भी ये हाल है? फिर उस पर उस चाय वाले ने कहा, आज से तकरीबन 5 साल पहले जब इसी नदी के किनारे एक माँ बेटी की लाश मिली थी, तो उसी के कुछ दिनों बाद से ही अचानक यहाँ मोबाइल में सिग्नल आना बंद हो गया। पहले तो सबको लगा कि मोबाइल टावर में कोई दिक्कत है, पर मोबाइल कंपनी ने जब टावर की जांच की तो टावर में किसी भी खामी का पता नहीं चला। और इसी बीच नदी के किनारे लोगों की लाशें मिलने लगी और कुछ लोगों का कहना था कि इन सब मौतों के पीछे उन्हीं दोनों माँ बेटों का हाथ है जो यहाँ पर भटक रहे हैं। अभी मैं चाय वाले की ये मनगढ़ंत कहानी सुन ही रहा था कि तभी वहां पर एक और अजनबी आदमी आ गया जिसका आधा चेहरा गमछे से ढका हुआ था। उस गमछे वाले ने चाय वाले को बीच में रोकते हुए कहा, इन भाई जी को मेरी वाली बात बताई कि नहीं? उस गमछे वाले के इतना कहते ही चाय वाले ने कहा, बस बता नहीं जा रहा था, अब जब तुम आ ही गए हो तो खुद ही बता दो कि उस रात उन माँ बेटों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता कि उस गमछे वाले ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा, भैया जी आप मेरी ये घटना जरा ध्यान से सुनना। आज से लगभग 2 साल पहले मैं और केशव जब बेंगलोर से गांव के लिए रवाना हुए तो ट्रेन ने हमें यहाँ के स्टेशन पर रात के 1 बजे उतारा। जैसा कि हमें पता था कि रात के 1 बजे गांव के भीतर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलने वाला, इसलिए हमने गांव जाने के लिए नदी वाला रास्ता ले लिया जो कि एक छोटा रास्ता था। उस वक्त हम दोनों ही उन माँ बेटों की दहशत से अनजान थे। हमें पता नहीं था कि अब ये रास्ते एक खूनी रास्ते में बदल चुका है। हम दोनों बेफिक्र नदी वाले रास्ते से अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। अभी हम दोनों आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि पीछे से किसी ने हमें आवाज देते हुए कहा। वो आवाज सुनते ही जब मैं और केशव पीछे मुड़े तो हमने देखा कि एक औरत अपने एक 5 साल के बच्चे के साथ नदी के ठीक किनारे बैठी हुई है। मैं और केशव उस औरत और उस बच्चे को वहां देखकर थोड़ा चौंक गए, पर जब उस औरत ने मदद की गुहार लगाते हुए बोला, भैया जरा हमें अस्पताल पहुंचा दो। अभी वो अपनी बात बता ही रहे थे कि मेरा ध्यान उसकी साड़ी पर गया जिस पर खून लगा हुआ था। और जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसके घुटनों में गहरी चोट लगी है जिसमें से अभी भी खून रिस रहा था। और ये देखते मैं और केशव उनके पास गए और उन दोनों को सहारा देते उठाया। अभी हम दोनों ने उस औरत और उसके बच्चे को सहारा दिया ही था कि तभी उसका बच्चा अपना जख्मी घुटना पकड़कर जोर से रोने लगा। उसे दर्द से तड़पता देख उसकी माँ ने कहा, ये चल नहीं पाएगा, इसे कंधे पर बिठा लो। उसके इतना कहते ही केशव ने उसके बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिया और वहां से चल पड़े। अभी हम कुछ दूर आए ही थे कि मैंने नोटिस किया कि वो औरत और उसका बच्चा बिल्कुल खामोश हो गए हैं। और जब उस औरत की चाल एकदम से बदल गई तो मेरे ध्यान उन पैरों के निशानों पर गया जो उसके चलने से उस मिट्टी पर बन रहे थे, जिसे देखकर मैं अंदर से कांप गया था। दरअसल उस औरत के कदमों के निशान उल्टे थे, मतलब कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जिसके झांसे में हम दोनों आ गए थे। मैं तो समझ चुका था कि मेरी और केशव की जान खतरे में है, पर केशव अभी भी इस बात से अनजान था। वो तो उस बच्चे को अपने कंधे पर लादे अस्पताल की ओर बड़े आराम से बढ़ा जा रहा था। वहीं मैं इस सोच में डूबा हुआ था कि इस आफत से कैसे बचा जाए। फिर कुछ सोचने के बाद मैंने केशव को इशारे से ये समझाने की कोशिश की कि हम दोनों की जान खतरे में है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। पर मेरे लाख इशारे करने के बाद भी केशव कुछ नहीं समझ पाया। पर वो चुड़ैल समझ गई कि मुझे पता चल गया है कि वो एक चुड़ैल है। इसी बीच केशव जब मेरे इशारों को समझ नहीं पाया तो वो थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, ये इशारे में क्या बात कर रहा है, मुझसे क्यों नहीं बोलता?
केशव के इतना कहते ही वो चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। इससे पहले केशव उस औरत की सच्चाई जान पाता कि उसके कंधे पर बैठे उस बच्चे ने अपने हाथ की 10 उंगलियां केशव के गर्दन में धंसा दी। गर्दन में उंगलियां धंसते ही केशव एकदम से नीचे गिर पड़ा और उसके नीचे गिरते ही जब उस बच्चे ने अपनी उंगलियां केशव की गर्दन से बाहर निकाली तो वैसे ही केशव की गर्दन से खून बहने लगा। केशव वहीं जमीन पर पड़ा अब छटपटा रहा था और वहीं मैं किसी बेजान मूर्ति की तरह सिर्फ उसे छटपटा देखे जा रहा था। फिर जब केशव ने वहां से भागने का इशारा किया तो मैं बिना कुछ सोचे वहां से सरपट भागा। मुझे भागता देख वो बच्चा केशव को छोड़कर मेरी तरफ दौड़ा और जब मैंने भागते पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि वो चुड़ैल केशव की छाती पर बैठी हुई है और उसका बच्चा जो मेरे पीछे आ रहा था वो किसी जानवर की तरह दौड़ रहा था। मैं उस बच्चे को वैसे दौड़ता देख समझ गया कि मैं भी केशव की तरह ही मरने वाला हूँ। हालांकि मैं अभी भी पूरी जान से दौड़े जा रहा था, पर जब मैं अचानक ही लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा तो मेरी रही सही उम्मीद भी उसी वक्त टूट गई। मेरे नीचे गिरते ही वो बच्चा, या ये कहूँ कि चुड़ैल का बच्चा, मेरी छाती पर आकर बैठ गया। मैं उस बच्चे के सामने बहुत ही गिड़गिड़ाया, पर वो कहाँ मेरी सुनने वाला था। उसने एक झटके से मेरी एक आंख बाहर निकाल कर फेंक दिया और अभी वो मेरी गर्दन में अपनी उंगलियां धंसाने ही जा रहा था कि तभी किसी ने उस बच्चे के ऊपर मछली की जाल फेंक कर उसे खींच लिया। और जब मैंने उस ओर देखा तो मुझे कुछ लोग नजर आए जो उस बच्चे को मछली के उस जाल में घसीटे जा रहे थे। इसी बीच में बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उस हादसे में मेरा दोस्त अपनी जान गंवा बैठा और मैं अपनी एक आंख। उस रात मेरे गांव वाले वहां पर नहीं पहुंचते तो मेरा भी हाल केशव की तरह ही होता। दोस्तों, उस गमछे वाले की ये दिल दहला देने वाली बात सुनकर सच्ची में मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, पर मुझे अभी भी यही लग रहा था कि ये चाय वाला और ये गमछा वाला मुझे सिर्फ अपनी मनगढ़ंत बातों से डराना चाहते हैं। इसलिए मैं उस वक्त उन दोनों से नहीं उलझा और चाय पीने के बाद मैं उस चाय वाले को चाय के पैसे देकर वहां से मोबाइल के नेटवर्क की तलाश में उस नदी की तरफ जाने लगा जिधर वो मोबाइल टावर दिखाई दे रहा था। और जैसे मैं उस टावर के करीब पहुंचा वैसे मेरे फोन की रिंग बज उठी, पर इससे पहले मैं वो फोन उठा पाता कि एक बार फिर नेटवर्क गायब हो गया। पर इस कॉल से मैं ये तो समझ गया कि यहाँ आसपास नेटवर्क जरूर मिल जाएगा, लिहाजा मैं थोड़ा और आगे जाने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी जो मुझे आवाज लगाते हुए कह रही थी, जरा रुको भाई, हमारी मदद कर दो। ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर भर आया, मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर एक नजर देख लूं। लिहाजा मैं चुपचाप ही आगे की तरफ बढ़ता रहा और वो औरत मुझे लगातार आवाज देती रही, पर मैंने पीछे देखने की गलती नहीं की और सिर्फ आगे ही चलता रहा। हालांकि डर के मारे मेरी जान मेरे हलक तक आ पहुंची थी, पर मैं किसी तरह हिम्मत बनाए आगे ही बढ़ता रहा। और फिर जब उस औरत की आवाज आनी बंद हो गई तो मुझे थोड़ी राहत मिली, पर मैं ये जानता था कि मुसीबत अभी टली नहीं है। लिहाजा मैं तेजी से भागता रहा और जब इसी बीच किसी ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे भाई साहब इधर चले आओ। उस आदमी के इतना कहते ही मैं उस तरफ पलटा तो मैंने देखा कि 3-4 जने एक नाव के पास बैठे हैं। उन लोगों को देखते ही मेरी थोड़ी हिम्मत बंध गई और फिर जब मैं उनके पास गया तो उस आदमी ने कहा, तुम्हें पता नहीं ये जगह कितनी खतरनाक है। अभी वो आदमी मुझे मामले की गंभीरता को समझा ही रहा था कि तभी उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, अरे वो आ गई। उसके इतना कहते ही जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ हमारी तरफ ही बढ़े चले आ रही है। उस औरत को देखते ही उन चारों ने वहीं पर पड़ी मछली की जाल उठा ली और मछली के जाल के उठाते ही वो औरत अपने बच्चे के साथ चीखते हुए वहां से भाग गई। फिर इसी बीच सुबह हो गई और मेरे फोन में नेटवर्क भी आ गया था। नेटवर्क के आते ही मैंने आशीष को कॉल किया और वो कुछ ही देर में मुझे लेने आ गया। आशीष भी मेरे को लेकर परेशान था और जब मैंने उसे बीती रात की घटना के बारे में बताया तो वो ये सुनकर हैरान हो गया। दरअसल उसे भी ये लगता था कि माँ बेटे की कहानी महज लोगों की बनाई गई बातें हैं। दोस्तों, उस रात मैंने उस चाय वाले और उस गमछे वाले की बात को अनदेखा करके अपनी जिंदगी से ही खेल बैठा था, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि दुनिया वैसी नहीं है जैसे कि दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।